Good morning students, welcome to our new class. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ आपका इस जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे जंतु जगत। विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था, विटेकर ने क्या किया था, समस्त सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? सबसे पहला था अपना मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में कवक, उसके बाद में पादप, उसके बाद में जंतु जगत को हमने जो अपना अध्याय है उसे 3 भागों में विभक्त किया था। पहला भाग था अपना वर्गीकरण के आधार, जो अपन ने पढ़ लिए थे, और उन्हीं आधारों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इन संघों के लक्षण लिख रहे हैं कि जो जो लक्षण पाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएगा अपने परीक्षा में वो सीधा इस प्रकार से आएगा कि किसी भी संघ का आपको नाम दे दिया जाएगा और उस संघ के कम से कम आपको 8 लक्षण लिखने हैं, और उन्हीं लक्षणों में अगर कोई छोटा प्रश्न बनता है 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो भी अपने को इस लक्षणों के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अपन एक संघ की बात कर रहे हैं, वैसे छोटे प्रश्न जो है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संघ प्लेटी-हेलमिंथेस। प्लेटी, देखिए प्लेटी हेलमिंथेस ये भी आप लोगों को पता है, ग्रीक वर्ड है, तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और फिर उसका हिंदी अर्थ करते हैं। प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट, ठीक है, और फ्लैट का हिंदी में क्या हो गया अपना चपटा, और हेलमिंथेस का अर्थ होता है कृमि, यानी चपटे कृमि। चपटे कर्मियों को इस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका पहला लक्षण अपना ये हो सकता है कि इस संघ के जंतुओं को चपटे कर्मी कहा जाता है। और दूसरी बात, चपटा आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियां जो बालों के अंदर फीता लगाती है, या 15 अगस्त 26 जनवरी के अंतर्गत जो पीटी होती है, उस पीटी के अंदर छात्र हाथों के अंदर जो फीते लगाते हैं, रिबन, यानी वो भी कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो इनका शरीर उस रिबन के समान, या जो अपनी पादपों की पत्तियां होती है वो भी क्या, उसको भी अपन क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, ठीक है। तो पादप की पत्तियों के समान ये फ्लैट या चपटे कर्मी या रिबन शेप्ड फीते के समान इनका आकार होता है। दूसरी बात अगर इनकी करें आवास की, ठीक है, तो ये जो है परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और परजीवी किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, वे जंतु जो अपना भोजन एवं पोषण दोनों के लिए दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी पोषण भी प्राप्त करते हैं और आवास भी प्राप्त करते हैं। आवास और भोजन दोनों के लिए जो दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। और परजीवी भी आप लोगों को पता है 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आप सारे लोग पशु रखते हैं, तो पशु के ऊपर जो चींचड़ी चिपक जाती है, ठीक है, तो वो उसने क्या कर रखा है, आवास भी प्राप्त कर रखा है और वो खून भी चूसती है, यानी अपना पोषण भी प्राप्त करती है। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और आवास भी प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिंथेस की, तो प्लेटी हेलमिंथेस जो है परजीवी देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। अभी अपन ने जो उदाहरण देखे चिंचड़ी का या जू का, आप लोग देख लीजिए, तो वो क्या है, बाह्य परजीवी है। इसी प्रकार जब शरीर के अंदर कोई जीव रहता है तो उसे कहते हैं अंतः परजीवी। तो ये क्या है, अंतः परजीवी है, ठीक है। और मनुष्यों के अंतर्गत भी अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर अपन बात करें, इनकी सममिति देखें तो इनके अंतर्गत क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब केवल एक तरफ से ही काटने पर ये 2 समान भागों में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तीनों जननिक स्तर इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर गुहा की बात करें तो गुहा के आधार पर ये अप्रगुही प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रगुहा किसे कहते हैं, ठीक है, शिलोम अपनी जो शरीर की भित्ति है और जो आहार नाल है, शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच में पाए जाने वाले खालिस्तान या केविटी या गुहा को क्या कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं, ठीक है। और अगर प्रगुहा पाई जाती है तो उन जंतुओं को प्रगुही कहते हैं, और जो वास्तविक प्रगुही होते हैं उनके अंतर्गत जो प्रगुहा है वो मेसोडर्म के द्वारा आश्रित होती है।
ठीक है। अगर अगला जो अपन संघ पढ़ेंगे एस्के एल्मंथीज, ये एकमात्र ऐसा संघ है जो अगले संघ में बात करेंगे जिसके अंतर्गत कूट प्रगुआ पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद वाले संघों के अंतर्गत सब में वास्तविक प्रगुआ पाई जाती है। तो यहां तक क्या है, अप्रगुहीय जंतु अर्थात प्रगुहा नहीं पाई जाती। उसके बाद में अगर बात करें अपन शारीरिक संगठन की, तो मैंने आपको बताया कि जो संरचना जिस जीव के अंतर्गत पाई जाती है उससे एक स्तर अगर अपन नीचे चले जाएं तो वो क्या होता है, उसका शारीरिक संगठन। अर्थात अगर मैं आपको कहूं कि इन जंतुओं के अंदर शरीर पाया जाता है तो इनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होगा, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इनका शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्रीय प्रकार का होता है। एक स्टेप नीचे चले गए, यानी शरीर किसे कहेंगे, शरीर किसे कहेंगे, अंग तंत्रों के समूह को शरीर कहते हैं, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप नीचे आए शरीर से, वो क्या हो गया, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। तो अंग तंत्रीय प्रकार का क्या होता है, इनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब मैंने आपको कहा ये परजीवी प्रकार के होते हैं, और परजीवी भी कैसे, अंतः परजीवी प्रकार के। तो अंतः परजीवी होने पर क्या होगा, इनके अंदर अगला जो कैरेक्टर हो जाएगा वो अंकुश या चूषक इनके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वो दूसरे जंतु की आहार नाल के अंतर्गत चिपके हुए रहते हैं। और वहीं से ये जीव क्या करते हैं, अवशोषण के द्वारा, अंकुश है ठीक है या चूषक है, तो उन चूषकों के द्वारा अवशोषण विधि से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस संघ का वो है कि इनमें परासरण नियमन। देखिए याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, परासरण नियमन कारी अंग, ठीक है। परासरण नियमन का, जैसे अगर मनुष्य की अगर अपन बात करें कि परासरण नियमनकारी अंग कौन सा है मनुष्य के अंतर्गत, तो जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण नियमनकारी अंग कहते हैं। तो मनुष्य में परासरण नियमनकारी अंग क्या है, किडनी, वृक्क, ठीक है, याद रखना। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, कि परासरण नियमनकारी अंग क्या होता है इनके अंतर्गत, परासरण नियमनकारी अंग होता है इनके अंतर्गत ज्वाला कोशिकाएं। पर्टिकुलर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, या प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। अर्थात इनमें परासरण नियमनकारी या मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो नर और मादा है उनमें कोई विभेद नहीं होता, अर्थात एक की ही जंतु के अंतर्गत नर और मादा दोनों प्रकार के जन्नांग पाए जाते हैं। निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, आंतरिक में भी क्या हो सकता है, सेल्फ हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। तो ये सेल्फ और क्रॉस क्या है, देखिए ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु है इनमें खंडी भवन भी पाया जाता है। एक कैरेक्टर की अगर अपन बात करें कि खंडी भवन पाया जाता है। अब देखिए ये टीनिया सोलियम है, एक इस वर्ग का जंतु है, ठीक है। और ये इसके जो खंड है, इन प्रत्येक खंडों में क्या होता है, नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। तो इसी का एक भाग इसके समीप आ जाए और इस खंड के नर युग्म को इस खंड में स्थानांतरित कर दिया जाए और इस खंड के नर युग्मकों को इस खंड में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसको तो क्या कहेंगे, स्व निषेचन। और दूसरा जंतु इसके समीप आता है उल्टी दिशा से, मान लीजिए ये दूसरा जंतु इसके समीप आ गया, इनके अंदर खंडों के अंतर्गत आपस में निषेचन की क्रिया होती है दो जंतुओं में, तो इसको कह देंगे अपन पर निषेचन। मतलब निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, स्वयं के ही खंडों के मध्य अगर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे स्व निषेचन कहते हैं, और दूसरे जंतु के साथ अगर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे पर निषेचन कहते हैं। इसके अलावा उदाहरण देखिए अपन, तो एक उदाहरण होता है इसका प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया नामक जो जंतु है इसके अंतर्गत पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। अब पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता है, खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। तो प्लेनेरिया नामक जो जंतु है उसके अंतर्गत पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, यानी बहुत ज्यादा क्षमता होती है। इसके अलावा उदाहरण देखें तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ये टीनिया सोलियम का, टीनिया सोलियम को हम फीताकर्मी भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और उदाहरण देख लीजिए, फेसियोला। फेसियोला को जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि पत्ती के समान इनकी संरचना होती है, यानी चपटी संरचना, तो फेसियोला जो है उसको पर्णकर्मी भी
कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक और संघ यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज जो कि नॉन कोर्डेटा का भाग है पूरा होता है। इसके बाद में अगला अपना संघ है वो है एसके हेल्मिन्थीज। एसके हेल्मिन्थीज या इसका दूसरा नाम निमेटे हेल्मिन्थीज भी है। देखिए एसके का अर्थ होता है गोल, ठीक है, तो इन्हें हेल्मिन्थीज का अर्थ होता है कृमि, तो इन्हें गोल कृमि और निमेटे हेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज का वही कृमि और निमेटे का मतलब धागा, ठीक है, धागे की संरचना के जैसे होते हैं थ्रेड वर्म या राउंडेड वर्म इनको कहते हैं, ठीक है। धागे के समान पतली इनकी संरचना होती है। ये मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, पौधों एवं प्राणियों में परजीवी रूप से भी रह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित। और आप लोगों को पता है द्विपार्श्व सममित का मतलब केवल एक ही दिशा से काटने पर ये दो समान भागों में विभक्त होते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित। और जैसा कि अपन ने पिछले संघ में प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ा था, ये क्या होते हैं, त्रिकोरकी, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार के जननिक स्तर जो है इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनका लक्षण जो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होते हैं, ये होते हैं कूट प्रगुही। कूट प्रगुही का मतलब क्या हो गया, सूडोसिलोमेट, अर्थात ये भी आपको याद में रखना है एकमात्र ऐसा संघ है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा दोनों को मिलाकर जिसमें कूट प्रगुहा पाई जाती है। प्रगुहा किसे कहते हैं आप लोगों को बताया मैंने, जो शरीर की भित्ति होती है और जो आहार नाल होती है, आहार नाल और शरीर की भित्ति के मध्य जो गुहा पाई जाती है उसे प्रगुहा कहते हैं। और यह प्रगुहा अगर मेसोडर्म से आश्रित रहती है तो उसको वास्तविक प्रगुहा कहते हैं, और अगर मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है तो उसे क्या कहेंगे, कूट प्रगुहा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज अपन ने पढ़ा, पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक तो क्या थे, अप्रगुही थे, और एसके हेल्मिन्थीज क्या है, कूट प्रगुही है। और इसके बाद में जो आने वाले संघ है वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक प्रगुही हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, ये सबसे पहले जंतु है, या यूं कहें कि ये पहले जंतु, उसके बाद वाले में सब में मिलेगी। ये फर्स्ट संघ है जिसके अंतर्गत क्या होता है, आहार नाल जो है वो सीधी होती है और पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण होने का क्या तात्पर्य है, आपको बताया हुआ है कि जब आहार नाल के अंदर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, मतलब मुख और गुदा, तो उस प्रकार की आहार नाल को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आहार नाल। और जब एक ही छिद्र पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण आहार नाल। उसके पश्चात महत्वपूर्ण लक्षण एक और क्या है कि इनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेजी के एच, ठीक है, एच आकार के उत्सर्जी अंग होते हैं इनमें, जिन्हें अपन कहते हैं रेनेट कोशिकाएं। अर्थात इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये रेनेट कोशिकाएं अंग्रेजी के एच आकार की होती है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न पहले बोर्ड की कक्षा में पूछा गया था। पहले ये जो चैप्टर है वो 12th में हुआ करता था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है एच आकार के उत्सर्जी अंग कौन से संघ में पाए जाते हैं, तो एच आकार के उत्सर्जी अंग एसके हेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं। उसके पश्चात अपन बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, अपन ने बात की थी, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एसके हेल्मिन्थीज में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नर जो है वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है, या यूं कहें कि मादा जो है वो आकार में बड़ी होती है। उसके पश्चात अगर अपन बात करें परिवर्धन की, तो परिवर्धन जो है इनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया कि कुछ जंतुओं में लार्वावस्था बनती है और कुछ जंतुओं में लार्वावस्था का निर्माण नहीं होता। उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण हो गया इनका एस्केरिस, जिसको हम गोलकृमि भी कहते हैं, वुचेरिया जिसे फाइलेरिया कर्मी भी कहते हैं, वुचेरिया दूसरा एग्जाम्पल है जिसे फाइलेरिया क्रमी भी कहते हैं। एस्केरिस, वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा जिसे अंकुश कर्मी भी कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा। अगला उदाहरण क्या है,
साइक्लोस्टोमा। तो इस प्रकार से आज भी अपने 2 संघ कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था हम डेली के 2-2 संघों का अध्ययन करेंगे ताकि आपके ऊपर भार नहीं रहे, याद करने में आपको आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।